Okay, today we will read about present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट। यानी जैसे मान लो कोई भी कार्य क्या हुआ, पूर्व में शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम तक वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो गया। तो यानी वो कार्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो उस टेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि जिस टेंस में कोई कार्य पूर्व में क्या हो, शुरू हो और प्रेजेंट टाइम में आकर के क्या हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो इस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा या ये के बाद हैं, हूँ, हो इत्यादि शब्द आते हैं तो वे टेंस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया है, राम स्कूल जा चुका है, अर्थात राम का स्कूल जाने का कार्य क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। वह ऑलरेडी स्कूल के लिए क्या हो चुका है, जा चुका है। वे लोग अपना गृह कार्य कर चुके हैं, यानी कि वे लोग गृह कार्य यानी होमवर्क जो है वो लोग अपना क्या कर चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं। वो यानी होमवर्क में अब कोई कमी नहीं है। मैं उन्हें पढ़ा चुका हूँ, वह पटना चला गया है। इस प्रकार के जो भी अगर सेंटेंस अगर आते हैं तो ये सभी सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव होती हैं। यानी कि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव होती है। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी इस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद किस वर्ब के फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, थर्ड, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वह इस टेंस में हमेशा क्या होगा, यूज होगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज और हैव के बाद क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एनी राइट, एनी सस्पिशन, नो। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं तथा या ये के बाद है, हूं, हो आता हो, ऐसे में तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। ओके, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है और इस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वी विल रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में मैंने ये बताया था कि किसी भी सेंटेंस के पहले किसी भी सेंटेंस का कितने फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फर्स्ट हम फॉर्म में देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें क्या होता है कि हम इस टेंस के अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लेकर अंत में ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का।
अब यहाँ पे जो हैज हैव का यूज हो रहा है, ये हैज हैव यहाँ पे हमारे किसके अकॉर्डिंग है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो नोट में थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा कि हैज हैव का यूज किसके साथ होता है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन यानी कि हैज का यूज, हैव का यूज जो है फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट यानी मोर देन वन नेम। क्या? मोर देन वन नेम, वन देन वन नेम के साथ, इनके साथ अगर हम देखें तो हमेशा किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? यानी इन पर्सन्स के साथ हमेशा किस का प्रयोग होगा? हैव का। यानी आई के साथ भी हैव का प्रयोग होगा, वी के साथ भी हैव का प्रयोग होगा, यू के साथ भी हैव का प्रयोग होगा, दे के साथ भी हैव का प्रयोग होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट जहां पे मोर देन वन नेम हो, यानी एक से अधिक नाम जहां पे आ जाए सब्जेक्ट के स्थान पे, तो वहां सबके साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। हैज का प्रयोग जो होगा वो कहां होगा? तो हैज का प्रयोग होगा थर्ड पर्सन ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ओनली वन नेम। ओनली वन नेम। अगर कोई भी एक नाम अगर दिया हो तो इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। तो ये समझ में आ गया कि यानी हैव का प्रयोग कहाँ होता है और हैज का प्रयोग किस पर्सन के साथ होता है। ये सभी चीजें यानी ये पर्सन हमेशा किसके स्थान पर रहेंगे? वाक्य के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के स्थान पर रहेंगे। किस पे रहेंगे? सब्जेक्ट का स्थान पर। यानी सब्जेक्ट का स्थान पर ये अगर रहेंगे तो इनके साथ हम आसानी से इनका यूज कर सकते हैं। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पे देखे होंगे कि आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग हो रहा है, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? हैज का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा जहां कहीं भी अगर हैज हैव आ गया, हैज हैव अगर आ गया तो उसके साथ हमेशा क्या होता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है। वन कंडीशन में जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। कब? जब हैज और हैव के बाद अगर इन्फिनिटिव क्या आ रहा है? टू आ रहा है। ऐसे में अगर हैज हैव के बाद इन्फिनिटिव क्या आ रहा है? टू, तो उस स्थिति में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद तब किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो आई हैव टू गो। अब यहां पे हैव के साथ अगर मैंने टू लगा दिया इन्फिनिटिव, तो वहां पे तब हम गॉन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? गो करेंगे। आई हैव टू गो, इसका हिंदी में अर्थ होगा मुझे जाना है, या आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। अगर हम ये कहें कि आई हैव टू गो नाउ तो इसका अर्थ होगा मुझे जाना है। अगर वही मैं कह दूं कि आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं जा चुका हूं। तो आई हैव टू गॉन, मैं जा चुका हूं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट सी द एग्जाम्पल्स फर्स्ट। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। अब यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले तीन शब्द को फाइंड आउट करना। पहला सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब और थर्ड ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट।
पढ़ा चुका हूं, ये मेरा क्या है, वर्ब है। इंग्लिश क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पे हम इस इक्वेशन पे इसको क्या करेंगे, रखेंगे। तो सब्जेक्ट आई है, तो आई सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो आई की अंग्रेजी क्या होती है, यानी मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। और आई के साथ कौन सा वर्ब होगा यूज, हैव, आई हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट। आई हैव टॉट ओके इंग्लिश। इस तरीके से हम इसका ट्रांसलेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, वे लोग अपना गृह कार्य कर चुके हैं, वे लोग अपना गृह कार्य कर चुके हैं। तो यहां पे देखो सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, वे लोग, दे। ओके, दे के साथ क्या होगा, हैव। करना का अंग्रेजी क्या होगा, डन। दे हैव डन। ओके, अगर पूर्ण कर चुके हैं आता तो कंप्लीटेड करते हैं, क्या करते, कंप्लीटेड। तो दे हैव डन। अब यहां पे अपना की अंग्रेजी दे के साथ क्या होगा, दे के साथ अपना की अंग्रेजी क्या होगा, देयर, THEIR, देयर होमवर्क, देयर होमवर्क। इस तरीके से जो है हम इसका ट्रांसलेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, वह पत्र लिख चुका है, लिख चुका है। अब यहां पे वह सब्जेक्ट है और किस पर्सन से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पर्सन। तो यहां पे ही होगा और थर्ड पर्सन ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज। ही हैज। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, रिटेन अ लेटर। ओके, एनी डाउट। तो इस प्रकार से हम इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें विधिवत ये बताया गया है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद से वर्ब के थर्ड फॉर्म का, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिख करके हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एनी डाउट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलेंगे जिसका स्ट्रक्चर होगा फॉर निगेटिव सेंटेंस। अब देखो किसी भी टेंस के निगेटिव सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद निगेटिव वर्ड नॉट और नेवर का प्रयोग किया जाता है। हमेशा किसी भी टेंस का, कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस का अगर निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव वर्ड यानी एडवर्ब नॉट और नेवर का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इसका अगर हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस टेंस का, तो हम इस टेंस का अगर निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हैज हैव के बाद क्या लग जाएगा, नॉट नेवर लग जाएगा। यानी कि निगेटिव सेंटेंस इसमें हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ये हमारा यूज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैज या हैव प्लस नॉट या नेवर। यही जो है हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। ये क्या होता है,
निगेटिव वर्ड होता है जो निगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या होते हैं, यूज होते हैं। प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। अब यहां पे देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल के जरिए अगर हम समझे तो क्या होगा, कोई एक एग्जाम्पल, जैसे राधा फुटबॉल नहीं खेल चुकी है। नहीं खेल चुकी है। अब यहां पे देखो, यानी कहने का मतलब है कि राधा अभी फुटबॉल नहीं खेल चुकी है, यानी उसका कार्य अभी समाप्त नहीं हो चुका है, यानी अभी वो कर रही है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, राधा। अब ये देखो, राधा जो हमेशा थर्ड पर्सन होती है, कोई भी एक नाम अगर लेगा या कितना भी नाम, हमेशा नाम जो है किस पर्सन से बिलोंग करता है, थर्ड पर्सन से। तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग राधा तो यहाँ सब्जेक्ट हो गई। अब इसके अनुसार हैज हैव में देखा जाए तो यहाँ पे एक ही लड़की की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। किसका, हैज। राधा हैज। अब इसके बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी यानी नॉट। राधा हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, ये होगा राधा हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। अब इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड, वह अपने कपड़े कभी नहीं धोया है। वह अपने कपड़े कभी नहीं धोया है, ये हो सकता है। अब यहां पे देखो, वह, तो वह यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है ही। अब ही के अकॉर्डिंग किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, हैज। ही हैज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन से बिलोंग करता है। ही हैज नॉट, नहीं, ही हैज नेवर, ही हैज नेवर, कभी नहीं, ही हैज नेवर वॉश्ड। अब यहां पे देखो, ही सब्जेक्ट है, तो ही के अनुसार अपने की अंग्रेजी, यानी कि वह के अनुसार अपने की अंग्रेजी क्या होता है, हिज। तो ही हैज नेवर वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स। इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ये ध्यान में रखना कि हमेशा निगेटिव सेंटेंस में जो है, जो निगेटिव वर्ड नॉट और नेवर होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। जिस प्रकार से इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद जो है क्या हो रहा है, नॉट नेवर का यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, एनी डाउट, एनी डाउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग इस कार्य को नहीं कर चुके हैं। नहीं कर चुके हैं, हम लोग इस कार्य को नहीं कर चुके हैं या नहीं किए हैं, ये भी हो सकता है। हम लोग इस कार्य को नहीं किए हैं या नहीं कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, है, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी माने हम लोग, क्योंकि कार्य करने की बात किसके द्वारा कहा जा रहा है, हम लोग, तो वी है।
अब वी यहाँ पे कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? हैव। तो वी हैव नॉट, वी हैव, और इसके साथ निगेटिव वर्ड क्या आएगा? नॉट, क्योंकि यहां पे नहीं दिया है। तो वी हैड नॉट डन, डन या कंप्लीटेड भी कर सकते हैं, डन या कंप्लीटेड भी कर सकते हैं, तब भी सही है। COMPLETED, क्या? COMPLETED, कंप्लीटेड। दिस की अंग्रेजी यहां पे इस होगा, दिस की हिंदी यहां पे क्या होगा? इस होगा, यानी दिस माने यहां पे इस हम करेंगे, कंप्लीटेड दिस वर्क, यहां पे क्या करेंगे? कंप्लीटेड दिस वर्क। इस प्रकार से हम जो है इस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेशन बना सकते हैं। एनी डाउट? नो। नेक्स्ट जो होगा आपका क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, विच इंटेरोगेटिव, थर्ड पॉइंट आएगा आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दैट सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, वे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं वही क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि वे क्वेश्चन, यानी कि वे प्रश्न जो, यानी कि वे सेंटेंस जो प्रश्न पूछते हैं वही क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो प्रश्न ऐसा पूछा जाता है जिसमें पूछते समय क्या शब्द से ही वो प्रश्न क्या होता है? शुरू होता है। क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके हो? क्या तुम चाय पी चुके हो? ऐसे में क्या वह पटना पहुंच चुका है? तो इसमें देखो, इस सेंटेंस में हमने देखा कि क्या शब्द पहले आ रहा है। तो ऐसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन सेंटेंस को हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। कौन सा? यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर केवल किस में दिया जाता है? हाँ या ना में, यानी यस और नो में दिया जाता है। और दूसरा जो प्रश्न होता है वह होता है कि जिसमें प्रश्न तो पूछा जाता है लेकिन उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जाता है, बल्कि किस में दिया जाता है? डिटेल में दिया जाता है। अब जैसे मान लो कहा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या कहा जाए? तुम्हारा नाम क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने पूछा है, तो तुम्हें जो जवाब देना होगा वो डिटेल में देना होगा, तुम्हें अपना नाम बताना होगा, बल्कि यस या नो में उसको खत्म नहीं करना होगा। तो इसके दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा जो होता है WH टाइप क्वेश्चन। तो एस नो टाइप क्वेश्चन जो होते हैं हिंदी में, उनमें क्या शब्द से ही वो वाक्य क्या होता है? शुरू होता है। और अंग्रेजी में ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते समय हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ओके, तो यहां पे हम अगर इक्वेशन लिखें फॉर एस नो टाइप क्वेश्चन, फॉर एस नो टाइप क्वेश्चन, ओके, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होंगे। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमेशा क्या होगा कि इसमें जो हिंदी वाक्य जो होगा वो हमेशा क्या शब्द से शुरू होगा? किससे शुरू होगा? क्या। अब यहां पे जैसे क्या पिताजी पौधों को
पानी दे चुके हैं, दे चुके हैं। हो गया। ये क्या आ गया? क्या पिताजी पौधों को पानी दे चुके हैं? पौधों को पानी दे चुके हैं। क्या श्याम सब्जियां बेच चुका है? सब्जियां बेच चुका है। अब इसमें देखो, ऐसे सेंटेंस जो होंगे क्या शब्द से शुरू होंगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? एस्नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और इन सेंटेंस का जब भी अनुवाद हम करेंगे वो हमेशा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। अब इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? पिताजी। पहले वाक्य में क्या है? पिताजी। तो अब पिताजी के अनुसार हम किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब किसका? हैज। पहला का हैज फादर। ओके, हैज फादर। अब यहां पे वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगा? पानी, वाटर। वाटर्ड कर देंगे। क्या करेंगे? वाटर्ड। हैज फादर वाटर्ड द प्लांट। हैज फादर वाटर्ड द प्लांट। अब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हो गया कि क्या पिताजी पौधों को पानी दे चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड, क्या श्याम सब्जियां बेच चुका है? यानी कि किसके द्वारा सब्जियां बेचने की बात कर रहा है? श्याम के द्वारा। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? श्याम। अब श्याम के अनुसार हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हैज। हैज श्याम। सेल का थर्ड फॉर्म, सेल मीन्स बेचना होता है, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सोल्ड। ओके, हैज श्याम सोल्ड। ओके, सब्जियां वेजिटेबल। ओके, अब इन दोनों में देखा जाए तो सब्जेक्ट हमेशा क्या है? सिंगुलर को व्यक्त कर रहा है। इसलिए दोनों सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग हुआ है? हैज का। अगर वही सब्जेक्ट तुम्हारा क्या रहता? प्लूरल होता। वही सब्जेक्ट तुम्हारा क्या होता? प्लूरल होता। जैसे कि क्या राम और श्याम क्या राम और श्याम पटना पहुंच चुके हैं? पहुंच चुके हैं। हो गया। क्या राम और श्याम पटना पहुंच चुके हैं? तो अब यहां पे देखो, दो व्यक्ति की बात कर रहा है। अब इनके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब जो ट्रांसलेट करने के लिए करेंगे वो किसका प्रयोग होगा? हैव का। तो हैव, यानी हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल पर्सन के साथ यूज होगा। तो हैव राम एंड श्याम ओके रीच्ड टू पटना। रीच टू पटना। रीच मीन्स पहुंचना होता है, इसलिए मैंने यहां पे थर्ड फॉर्म रीच्ड लगाया है। ओके, अब यहां पे देखो, ये तो कंफर्म हुआ कि जब भी एस्नो टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या शब्द पहले आया हो, यानी कि जिस हिंदी वाक्य जो है क्या शब्द से ही शुरू होता है, वह हिंदी वाक्य जो है कौन सा होता है? एस्नो टाइप क्वेश्चन। इनका आंसर केवल हाँ या ना में दिया जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन बनाते समय हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है तुम्हारा WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चंस ऑलवेज बिगिंस या स्टार्ट्स विथ
क्वेश्चन वर्ड्स। किससे होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स फॉर WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा किससे शुरू होते हैं? क्वेश्चन वर्ड से। अगर इसका इक्वेशन तैयार किया जाए इंग्लिश के लिए तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड क्या होंगे? पहले होंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर इसका हम देखें इक्वेशन बनाने के लिए, यानी इंग्लिश का इक्वेशन इसका क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये होगा तुम्हारा इंट्रोगेटिव का क्या? इक्वेशन। अब जैसे इसकी हिंदी एग्जाम्पल देकर के हम देखते हैं कैसे होगा। ओके, तुम उन्हें क्यों पढ़ाए हो? तुम उन्हें क्यों पढ़ाए हो, ये हो रहा है। तुम उन्हें क्यों पढ़ाए हो या तुम उन्हें क्यों पढ़ा चुके हो, ये भी कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसमें अब देखा जाए तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों है? तो पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? क्यों की अंग्रेजी। तो क्या होगा? वाई। ओके, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। कार्य किसके द्वारा हुआ है? तुम के द्वारा। तो तुम के साथ यानी यू के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? हैव। वाई हैव यू, हैव यू। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट, TAUGHT, टॉट। किसको? तो उन्हें, देम। वाई हैव यू टॉट देम। अब नेक्स्ट, लड़के फूल कब तोड़ चुके हैं? कब तोड़ चुके हैं? तो यहां पे क्या हो जाएगा? when। कब की अंग्रेजी क्या होगा? when have boys plucked। तोड़ना की अंग्रेजी क्या होता है? प्लक। और ये हैव के बाद क्या लग, यानी कि इस टेंस में प्लक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लक्ड, यानी इसमें ई जोड़ देंगे। प्लक्ड फ्लावर्स, प्लक्ड फ्लावर्स। इस प्रकार से जो है हम इनका क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेशन बना सकते हैं। एनी डाउट? नो। नेक्स्ट जो होता है इसका थर्ड इक्वेशन आपका बनेगा जिसमें कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होंगे जिनके साथ क्वेश्चन वर्ड कितना तथा कितने शब्द आए होंगे। क्या आए होंगे? कितना तथा कितने शब्द आए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन वर्ड होता है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल इसमें अगर देखा जाए तो कौन शब्द भी आता है। उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया है? उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया है? उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया है? इसका क्या होगा? एनीबॉडी?
उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया है? व्हाट वुड बी इंग्लिश? पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? कौन। अब यहां पे क्या होगा? हु हैज पढ़ाया है, तो एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, तो हु हैज, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। उन्हें देम, हु हैज टॉट देम, करेक्ट। हु हैड टॉट देम। अब यहां पे देखो, इंग्लिश कर सकते हो, हु हैड टॉट देम इंग्लिश। इसका दो तरीके से, कभी तुम क्या कर सकते हो कि हु हैज टॉट इंग्लिश जब लाओगे तो देम से पहले टू कंपल्सरी हो जाएगा लाना। जैसे हु हैज टॉट इंग्लिश टू देम, क्योंकि यहां पे देम जो है कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू, इन्फिनेटिव टू को लगाना क्या हो जाता है? कंपल्सरी हो जाता है। वो हैज हैव की बात कर, मैं यहां पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। हैज हैव के बाद जब टू लगेगा तब वहां पे मेन वर्ब का क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगा। लेकिन कभी भी ये देखा जाता है कि अगर मेन वर्ब के बाद किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिया हो तो मेन वर्ब के बाद अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू को लगाना कंपल्सरी हो जाता है। ओके? नेक्स्ट इक्वेशन इंट्रोगेटिव का क्या होगा? इंट्रोगेटिव का नेक्स्ट इक्वेशन होगा कि जिसमें जैसे हाउ मेनी, हाउ मच एंड विच, इनके साथ जो है हमेशा नाउन क्या होगा? जुड़ा रहेगा। हाउ मेनी गर्ल्स, तो हाउ मेनी के साथ क्या जुड़ा? गर्ल्स। हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी के साथ क्या जुड़ा? बॉय। विच बुक, ओके, विच टॉपिक, इस तरीके से इनके साथ क्या रहेगा? नाउन जुड़ा रहेगा। इसके साथ क्या होगा? नाउन। अब इसके बाद इक्वेशन में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इक्वेशन हम बनाएंगे। ओके, ये इक्वेशन इसका बनेगा। अब यहां पे देखा जाए तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें, हिंदी एग्जाम्पल दे करके, कितने सैनिक मर चुके हैं? कितने सैनिक मर चुके हैं। नेक्स्ट, वह कितना भोजन बना चुकी है? वह कितना भोजन बना चुकी है। थर्ड, वह कौन सी मूवी देख चुका है? वह कौन सी मूवी, कौन सी फिल्म कर दो, फिल्म देख चुकी है। यहां पे अगर देखा जाए तो ये क्या है? 3 सेंटेंसेस मैंने दिया इस रिलेटेड। अब इसकी अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इसको जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे, क्या करेंगे?
इसको जब भी ट्रांसलेट, तो पहले हम क्या देखेंगे, अब देखो हाउ मेनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है, हाउ मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, और विच का प्रयोग भी क्या होता है, काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। ओके, अब यहाँ पे हाउ, अब यहाँ पे सैनिक है, तो सैनिक क्या है, काउंटेबल है ना, तो हाउ मेनी सोल्जर्स करेंगे, क्या करेंगे, हाउ मेनी सोल्जर्स, हाउ मेनी सोल्जर्स, ओके, हाउ मेनी सोल्जर्स। अब यहाँ पे सैनिक प्लूरल में है, तो हाउ मेनी सोल्जर्स, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, हैव, हाउ मेनी सोल्जर्स हैव डाइड, DIED, ये हो जाएगा हाउ मेनी सोल्जर्स हैव डाइड, कितने सैनिक मर चुके हैं, वह कितना भोजन बना चुकी है, तो हाउ मच, अब अनकाउंटेबल नाउन, भोजन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पे हम कितना करेंगे, हाउ मच, हाउ मच फूड हैज सी, अब यहां पे सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, हैज, हाउ मच फूड हैज सी कुक्ड, क्या होगा, कुक्ड, हाउ मच फूड हैज सी कुक्ड, राइट। नेक्स्ट, वह कौन सी फिल्म देख चुका है, हाउ मच फूड हैज सी कुक्ड, COOKED, कुक्ड, ओके। नेक्स्ट है, वह कौन सी फिल्म देख चुकी है, तो कौन सी फिल्म की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, विच मूवी, व्हाट, विच मूवी हैज सी वॉच्ड, विच मूवी हैज सी वॉच्ड। इस प्रकार से जो है हम इसका ट्रांसलेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, एनी डाउट, नो। अब देखो यहां पे अब आती है बात इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की, किसकी आता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की। कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव से होता है, तो इंग्लिश में अगर ऐसे सेंटेंस का हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट या नेवर का यूज करते हैं। यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हमेशा किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट और नेवर का यूज करते हैं। तो अगर हम इसकी इक्वेशन अगर हम बना दे तो तुम कर सकते हो, हाँ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का इक्वेशन अगर बना दिया जाए तो आप कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या किया जाता है कि सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट और नेवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट इसका इक्वेशन हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और नेवर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और नेवर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हो गया। सेकेंड इक्वेशन जो बनेगा वह होगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज हैव। इसके बाद जो होगा ये सेम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो करेगा, सेम आएगा वही। थर्ड जो होगा वो हाउ मेनी, हाउ मच प्लस विच,
प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज है, प्लस सब्जेक्ट और प्लस इसके बाद डॉट 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 सेम आ जाएगा। ओके, एनी डाउट? अब यहां पे देखो, इसके अनुसार आप कोई भी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का आप क्या बना सकते हैं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं, जिसमें हिंदी वाक्य में हिंदी के प्रश्नवाचक वाक्य में जो है नहीं और कभी नहीं शब्द आया रहेगा। ऐसे में क्या आया रहेगा, नहीं और कभी नहीं शब्द आया रहेगा। यू कैन डू इट। ओके, देन यू विल राइट इन होमवर्क सम related Hindi sentences also to interrogative plus negative and translate them। कुछ ऐसे वाक्य लिखना इसको इक्वेशन के बाद जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव से होंगे और उनको तुम लोग इंग्लिश में क्या कर लेना, ट्रांसलेट करना। लास्ट टॉपिक जो होता है, कभी कभी इसमें कुछ जो होते हैं, जैसे मान लो कहा जाता है कि वह यह समाचार पहले ही सुन चुका है। अगर हिंदी वाक्य में क्या आया हो, पहले ही आया हो, क्या आया हो, पहले ही आया हो। जैसे देता है कि वह यह समाचार पहले ही सुन चुका है, सुन चुका है। तो अब इसमें देखो ये पहले ही शब्द आया है, तो इसमें ऑलरेडी का बिफोर कर सकते हैं, ऑलरेडी का या बिफोर का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। किसका, बिफोर का भी प्रयोग करके कर सकते हैं या ऑलरेडी का भी प्रयोग करके हम कर सकते हैं। ऐसे में जैसे एनीबॉडी, ओके, व्हाट द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, वह। कौन सुनने का कार्य किया है, वह। तो ही, ओके, व्हाट द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ही, हैज। ओके, ही हैज। ओके, आफ्टर दैट इंग्लिश ऑफ पहले ही, ऑलरेडी, ही हैज ऑलरेडी। ओके, सुनना, हर्ड, heard, first third form heard, he has already heard this news। ओके, this news। अब ये हो जाएगा he has already heard this news, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे दूसरे तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो ऑलरेडी का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का। तो बिफोर जब हम प्रयोग करेंगे तो वो बिफोर हमेशा कहां जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में। जब बिफोर का प्रयोग करके हम इस टेंस को बनाएंगे तो इस सेंटेंस को, तो वो बिफोर कहां जाएगा, लास्ट में। जैसे ही हैज ऑलरेडी heard this news before। okay, he had, sorry he has heard this news before, ये होगा, सॉरी। इसके कहने का मतलब, मैंने कहा था कि बिफोर का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में। अब यहां पे हो जाएगा he has heard, HEARD, heard this news before। क्या हो जाएगा, न्यूज बिफोर। ये हम कर सकते हैं इसका, यानी बिफोर अगर लास्ट में करेंगे तभी इसका शब्द क्या आ जाएगा, पहले ही आ सकता है। एनी डाउट, ऑल डाउट क्लियर? इफ एनी डाउट यू कैन क्वेरी टू मी, you can query to me if any doubt। listen, listen का मतलब सुनना होता है, सुनना होता है।
लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हम किसी को ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, हेलो लिसन, तब हम वहां ये करेंगे लिसन का। ओके, तो यहां पे इस तरीके से हम बना सकते हैं। एनी डाउट? सो एंड ऑन टुमारो आई विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बाय, सी यू अगेन।